अध्याय 41 रहस्यमय फल। जैसा कि जियाओमिंग ने भविष्यवाणी की थी, युद्ध ने बहुत से लोगों को आकर्षित किया। उसके जाने के तुरंत बाद उस तरफ के मंडप में और भी लोग आ गए। हालांकि सफेद जैक क्षेत्र में खड़े होकर मंडप से आने वाले हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव को देखने के बाद कुछ लोगों ने इसमें शामिल होने का विकल्प चुना। दूसरी ओर कुछ लोग जियाओमिंग की तरह ही घने जंगल में फिर से प्रवेश करने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाए। ये स्पष्ट था कि उनका इरादा जियाओमिंग जैसा ही था, जो दूसरे मंडप की तलाश में जाना था। ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने जाने का विकल्प चुना, और बुरी खबर ये थी कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने जियाओमिंग के जाने के समय उसी दिशा को चुना था। डॉट 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 डॉट। यह अज्ञात है कि वह घने जंगल की शाखाओं के बीच से कितनी देर तक उछलता रहा, लेकिन जियाओमिंग को अंततः एक और विशेष स्थान मिल गया जहां एक खजाना छिपा हुआ था। यह एक कृषि प्रकार का खेत था। खेत की दीवारें लकड़ी की बाड़ से बनी थी, जो कि जरा भी सुरक्षात्मक प्रभाव नहीं दिखाती थी, और जियाओमिंग जब बाड़ के बगल में खड़ा होता था तो वह खेत के अंदर के परिवेश को स्पष्ट रूप से देख सकता था। खेत के अंदर बहुत जगह नहीं थी, और इसका मूल मालिक एक साधारण किसान लग रहा था, जिसने खेत में कुछ कुदाले और फावड़े और कुछ सामान्य खेती के औजार रखे थे। ये कुछ खास नहीं लग रहा था। हालांकि जियाओमिंग ने वास्तव में नहीं सोचा था कि इन चीजों को रखने से मूल मालिक वास्तव में एक किसान था। क्या किसान गुप्त क्षेत्र में रह सकता है? इसके अलावा इन खेती के औजारों के अलावा उसने अन्य चीजें भी देखी जो साबित कर सकती थी कि उनके मूल मालिक इतने साधारण नहीं थे। खेत के एक कोने में एक छोटी सी फूलों की क्यारी खड़ी थी, जिसमें सभी प्रकार के फूल और पौधे लगे हुए थे, और उसके चारों ओर एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। ये साधारण दिखने वाले फूल और पौधे इसका सबूत थे। उन फूलों और पौधों को देखकर जियाओमिंग की सांसें कुछ पलों के लिए तेज हो गईं। जबकि अन्य लोग उन चीजों को नहीं पहचान सकते थे, वह अपने दिल में जानता था कि वे साधारण दिखने वाले फूल और पौधे जुबान क्लास 2 तकनीक की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान थे जो उसने मूल रूप से प्राप्त की थी। वे सभी कीमती औषधीय जड़ी बूटियां थीं जिन्हें बाहरी दुनिया में खोजना मुश्किल था। एक कीमियागर के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी प्राप्त करना सैकड़ों हजारों सोने के सिक्के प्राप्त करने की तुलना में बहुत अधिक रोमांचक और उत्साहजनक था। इसलिए फूलों के बिस्तर को खोजने के बाद जियाओमिंग इंतजार नहीं कर सका और एक व्यक्ति के रूप में बाड़ को ऊपर से कूद गया, और इस प्रक्रिया में उस पर हमला नहीं हुआ। जमीन पर उतरने के बाद जियाओमिंग ने आसपास के माहौल पर ध्यान देना नहीं भूला, क्योंकि खेत के मूल मालिक ने कोई जाल तैयार किया होगा, और फिर जल्दी से फूलों के बिस्तर की ओर चल दिया। आइस स्पिरिट लीफ, ब्लैक लॉर्ड्स फ्लावर, 9 लीफ फ्लावर, जिनसेंग, स्नेक स्पिरिट, सेक्रेड फ्रूट, पर्पल क्लाउड डेंडेलियन, फायर ड्रैगन फ्रूट। आश्चर्यचकित होकर उसने छोटे से फूलों के बिस्तर को देखा, क्योंकि एक एक करके दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाली उच्च श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नाम जियाओमिंग के मुंह से निकल रहे थे। यहाँ भी है आइस स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास। जैसे ही उसकी नज़र छोटे से फूलों के बिस्तर में अन्य औषधीय जड़ी बूटियों पर गई, जियाओमिंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। आखिरकार फूलों के बिस्तर के बाईं ओर रखी सफेद और लाल घास की एक पत्ती को घूरने लगी। इस घास की पत्तियां 2 रंगों में अलग हो गई थीं। इसका तना, जो सफेद था, बर्फीले क्रिस्टल जैसी दिखने वाली बूंदों से ढका हुआ था, जबकि इसकी लाल नोक जलती हुई लौ की गेंद की तरह थी। 2 विरोधी रंग और तत्व चमत्कारिक रूप से पौधे पर उगाए थे। एक हल्की धुंध ने इस पौधे को घेर लिया, जिससे यह बादलों के बीच तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। आइस स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास नामक यह अजीब जड़ी बूटी बाहरी दुनिया में मिलना बेहद मुश्किल है, और यह जड़ी बूटी रक्तकमल की गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है, एक गोली जो स्वर्गीय लपटों को भस्म करने के लिए आवश्यक है। ब्लड लॉर्ड्स पिल बनाने के अलावा ये जड़ी बूटी 5वीं और 6ठी श्रेणी की अन्य गोलियों के लिए भी मुख्य घटक है। स्वाभाविक रूप से ये बिना कहे ही स्पष्ट था कि यह उन औषधीय जड़ी बूटियों से थोड़ी अधिक मूल्यवान थी जिनका जियाओमिंग ने अभी वर्णन किया था। हालांकि जियाओमिंग के पास पहले से ही अपने स्टोरेज रिंग में ब्लड लॉर्ड्स पिल थी। इसलिए हालांकि वह इस जड़ी बूटी को देखकर बहुत खुश था, लेकिन यह एक साधारण कीमियागर की सामान्य प्रतिक्रिया से ज्यादा कुछ नहीं था जब उसने एक कीमती जड़ी बूटी देखी थी। थोड़ी देर के लिए अंदर से थोड़ा खुश होने के बाद जियाओमिंग ने अपना ध्यान वापस फूलों के बिस्तर के केंद्र की ओर लगाया। आइस स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास जैसी घासें बीच में भी नहीं रह सकती थी, इसलिए वह देखना चाहता था कि बीच में मौजूद घासें कितनी मूल्यवान हैं। फूलों की क्यारी का केंद्र अन्य घासों से 3 फीट खुली जगह से अलग था।
ऐसा लग रहा था कि छोटे से खेत का मालिक इस जड़ी बूटी को बहुत महत्व देता था। वह नहीं चाहता था कि दूसरी जड़ी बूटियां 1 मीटर के भीतर भी आएं। हैरानी की बात यह है कि जब जियाओ मिंग ने गौर से देखा तो उसने पाया कि बीच में मौजूद घास में आई स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास जैसा कोई खास नज़ारा नहीं था। फूलों की क्यारी के बीच में एक साधारण हरा पौधा था जिसके ऊपर एक हरा रंग था। इसकी शाखाओं से लटकता हुआ एक फल। अरे, मैं इस पौधे को नहीं पहचान सकता। जियाओ मिंग ने हैरान आंखों से पौधे को देखा और आश्चर्य से कहा। वर्तमान में वह प्रशिक्षु कीमियागर नहीं था, वह एक तृतीय श्रेणी का कीमियागर था। हालांकि उसका स्तर उतना ऊंचा नहीं था, लेकिन वह खुद को औषधीय जड़ी बूटियों को पहचानने जैसे बुनियादी कार्यों में योग्य मानता था, जो एक प्रथम श्रेणी के कीमियागर को करने में सक्षम होना चाहिए। उसे आम औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी जो कीमती नहीं थी। वह बस उन्हें याद से बोल सकता था और उन्हें उल्टा भी सुना सकता था। इसके अलावा जियानान अकादमी के समृद्ध पुस्तक संग्रह की बदौलत वह कई दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों को पहचान सकता था, क्योंकि उसने संग्रह की कई किताबें पढ़ी थीं। उदाहरण के लिए स्नेक स्पिरिट सेक्रेड फ्रूट जिसे उसने अभी अभी पढ़ा था, वह एक बहुत ही दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी थी जो सांप जैसे जादुई जानवरों द्वारा निगले जाने के बाद अपनी ही जाति की बाधा को तोड़ सकती थी, और उसने इसे एक नज़र में पहचान लिया था। इतना ही नहीं, वह इसका उपयोग करना भी जानता था। लेकिन हरे रंग के फल वाली यह औषधीय जड़ी बूटी, इसके काम की तो बात ही छोड़िए, वह इसका नाम भी नहीं बता पाया। ये पहली बार था जब उसने ऐसी स्थिति का सामना किया था। एक पल देखने के बाद जियाओ मिंग की आत्मा शक्ति ने एक बहुत ही मंद आत्मा शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस किया। यह आत्मा शक्ति में उतार चढ़ाव बहुत अजीब लग रहा था और बहुत जल्दी गायब हो गया। जियाओ मिंग के पास जांच करने का समय भी नहीं था। इस वजह से जियाओ मिंग चौकन्ना हो गया। यहाँ तक कि पक्षी भी यहाँ मल मूत्र नहीं करते। आत्मा में उतार चढ़ाव कहाँ से आ रहा था? यह कोई 1000 साल पुराना मरा हुआ दानव या कुछ और तो नहीं था, है न? हरे पौधे का नाम सोचे बिना जियाओ मिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके माथे से निकली आत्मा शक्ति बिना किसी संकोच के सभी दिशाओं में फैल गई। पूरे खेत और यहाँ तक कि बाढ़ के बाहर के कोनों की तलाशी लेने के बाद भी उसे कोई नतीजा नहीं मिला। जियाओ मिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और हार नहीं मानी, बल्कि कई बार और तलाश की। आखिरकार आखिरी तलाश के दौरान वह आत्मा उतार चढ़ाव फिर से प्रकट हो गया। तुम वापस आ गए, अब मैं देखूंगा कि तुम कहाँ छिपे हो। जियाओ मिंग के मुंह का कोना मुड़ गया क्योंकि उसने खुद को तैयार किया और उसकी आत्मा की शक्ति आत्मा के उतार चढ़ाव के केंद्र की ओर जांच करने लगी। आखिरकार क्योंकि वह तैयार था, जियाओ मिंग, जिसने आसानी से उस उतार चढ़ाव के स्रोत की जांच की थी, ने अपनी थोड़ी बंद आंखें खोली और वहां देखा। क्या वह आत्मा का उतार चढ़ाव इस पौधे से उत्पन्न होता है? जियाओ मिंग ने फूलों के बिस्तर के केंद्र में पौधे को देखा और अंदर से बहुत हैरान हुआ। यह आत्मा की शक्ति से संबंधित एक औषधीय जड़ी बूटी नहीं हो सकती है ना? जियाओ मिंग ने अंदर से अनुमान लगाया। यह अनुमान निराधार नहीं था, क्योंकि आत्मा की शक्ति से जुड़ी औषधीय जड़ी बूटियों के अलावा अन्य प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों के लिए आत्मा की शक्ति से मिलते जुलते उतार चढ़ाव को उत्सर्जित करना असंभव था। इस प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी बहुत दुर्लभ थी, यहाँ तक कि आई स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास से भी अधिक कीमती थी, और जियानान अकादमी में इसके बहुत कम रिकॉर्ड थे। यह एक आत्मा से संबंधित जड़ी बूटी थी, जो ये भी समझा सकती है कि वह इस जड़ी बूटी को क्यों नहीं पहचान पाया। इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर जियाओ मिंग सुखद आश्चर्यचकित हुआ। इस जड़ी बूटी का चाहे जो भी उपयोग हो, ये निस्संदेह एक अच्छी चीज थी, इसलिए इस अच्छी चीज को तुरंत हटा देना चाहिए। अध्याय 42, फिर से मिलना। तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने एक छोटा जैड फावड़ा निकालने से पहले अपनी गर्दन के चारों ओर लटकी हुई स्टोरेज रिंग से कई नाजुक जैड जार निकाले। अपनी डूकी हुई को घुमाते हुए अगले ही पल जियाओ मिंग मीटर चौड़ी खुली जगह में खड़ा था। अपने सामने औषधीय जड़ी बूटियों को देखते हुए वह नीचे झुका और हरे पौधे के बगल में मिट्टी को सावधानी से खोदा, और अंत में मिट्टी के साथ उसने इसे सावधानी से जैड जार में से एक में डाल दिया। ये देखकर कि जैड की बोतल में बचा हुआ हरा पौधा कोई स्पष्ट अंतर नहीं दिखा रहा था, जियाओ मिंग ने अपने चेहरे पर एक खुश अभिव्यक्ति के साथ राहत की सांस ली। कई औषधीय जड़ी बूटियों को विशेष प्रत्यारोपण तकनीकों की आवश्यकता होती है, और यदि उन विशेष तकनीकों का उपयोग नहीं किया जाता है तो वे जड़ी बूटियां संभवतः प्रत्यारोपण के क्षण ही स्वतः ही मर जाएंगी। हालांकि यदि उन्हें मृत्यु के बाद ठीक से संरक्षित किया जाता है तो औषधीय गुणों पर प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन जियाओ मिंग को किसी भी चीज से ज्यादा एक जीवित जड़ी बूटी चाहिए थी।
चून की जड़ी बूटी बच गई, इसलिए वह इस बेशकीमती औषधीय जड़ी बूटी के बीज प्राप्त करने की कोशिश कर सकता था और देख सकता था कि क्या वह एक अंकुर उगाने की कोशिश कर सकता है। भले ही वह इसे खुद न उगाए, लेकिन इन कीमती औषधीय जड़ी बूटियों के बीज डूबी हुई महाद्वीप में बहुत ज्यादा बिकते थे। इसके अलावा एक जीवित औषधीय जड़ी बूटी बढ़ती रहेगी, और जब समय आएगा जब इसका उपयोग किया जाएगा, तो जड़ी बूटी के औषधीय गुण निश्चित रूप से अब की तुलना में कुछ अंक अधिक मजबूत होंगे। इसलिए ये तथ्य कि इस जड़ी बूटी को सामान्य तकनीकों का उपयोग करके प्रत्यारोपित किया जा सकता है, उसे भी एक अप्रत्याशित खुशी माना गया। जल्दी से औषधीय जड़ी बूटी युक्त जैड शीशी को उसके अग्निलाल मध्यवर्ती भंडारण वलय में रखने के बाद जियाओ मिंग ने अपना ध्यान अन्य औषधीय जड़ी बूटियों की ओर लगाया। आई स्पिरिट ब्लड, घास का चमकीला रंग, बर्फ की आत्मा का पत्ता, सांप की आत्मा का पवित्र फल, ... जियाओ मिंग बहुत व्यस्त था। हर औषधीय सामग्री को खोदा गया, जेड जार में रखा गया और फिर स्टोरेज रिंग में रखा गया। बस जब उसने फूलों की क्यारी से ज्यादातर औषधीय जड़ी बूटियां सफलतापूर्वक एकत्र कर ली थीं, जियो मिंग को बहुत जानी पहचानी आवाजें छोटे से मैदान के बाहर घने जंगल से आ रही थीं। अरे, ये कैसी घटिया जगह है! आधे दिन तक चलने के बाद हर जगह कुछ लाशों और विशालकाय पेड़ों के अलावा एक भी भूतिया छाया नहीं दिखी। जब हमने अभी अभी वह मंडप पाया, तो मैंने उनसे कहा कि हमें लड़ाई में भाग लेना चाहिए था और खजाने को हथियाना चाहिए था, तुम लोगों को भागना था। हे, क्या बेवकूफ हो! क्या तुमने नहीं देखा कि इमारत टूटने वाली थी? वह ऊर्जा उतार चढ़ाव, कम से कम कई डू स्पिरिट पावरहाउस लड़ रहे हैं। खजाने को लेने की बात मत करो, अंदर जाने के बाद भी जिंदा रहना अच्छा होगा। बूढ़ी माँ सही कह रही है, वहाँ पहले से ही बहुत से लोग लड़ रहे थे। भले ही वहाँ कई मध्यवर्ती स्तर की जुबान-डू तकनीक हो, ये हमारे लिए जोखिम के लायक नहीं है। तो क्या हुआ अगर वे डू स्पिरिट हैं? अमीर बनने के लिए ये जोखिम है। तुम लोग मौत से बहुत डरते हो। बहुत देर होने से पहले इस गुप्त क्षेत्र से बाहर निकल जाओ और खजाने चुराने के बारे में मत सोचो। बच्चा, क्या तुम मरना चाहते हो? युवा आदमी, तुम सच में नहीं जानते कि आकाश कितना ऊंचा है। क्या तुम मेरे साथ 1 या 2 राउंड लड़ना चाहते हो? भाई, आगे एक छोटा सा मैदान लगता है। जो आवाजें ऐसी लग रही थी कि वे लड़ने वाली हैं, वे अचानक शांत हो गईं। उनकी जगह चिंतित कदमों की आवाज ने ले ली। कई आकृतियां जंगल से बाहर आईं और उस बाड़ के बाहर खड़ी हो गईं जहां जियाओ मिंग हुआ करता था। बाड़ के बाहर 7 लोग खड़े थे। काले रंग के 2 आदमी, सफेद बालों वाला एक युवक, 2 बड़े आदमी, एक लड़का और हरे रंग की एक महिला। काले कपड़ों में से एक आदमी ने अपने सामने छोटे से खेत को देखा और कहा, मुझे नहीं लगता था कि यह वाकई छोटा सा खेत है। मैंने तुम लोगों से कहा था कि उन मंडपों पर मत लड़ो, मैं सही था। हाँ, बूढ़ी माँ सही कह रही थी, यहाँ किसी तरह का खजाना होना चाहिए। काले कपड़ों में दूसरा आदमी सहमत हुआ। बड़े भाई, ये जगह एक साधारण खेत लगती है, यहाँ कोई अच्छी चीज नहीं लगती। 2 बड़े आदमियों में से एक, जो छोटा भाई लग रहा था, ने उनकी बातचीत सुनने के बाद दूसरे बड़े आदमी से धीरे से कहा। जब उसने अपने छोटे भाई को ये कहते सुना, तो बड़े भाई जैसा दिखने वाला आदमी उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाता है। क्या ये बच्चा वाकई बेवकूफ था या वह बेवकूफ होने का नाटक कर रहा था? ऐसे गुप्त क्षेत्र में आम किसानों के खेत कहाँ होंगे? इतनी शक्ति और गुप्त क्षेत्र होने के बावजूद वे जीविका चलाने के लिए खेती पर निर्भर कैसे हो सकते हैं? ऐसा सोचते हुए बड़े आदमी ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, अपने छोटे भाई पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। छोटे भाई को अपने बड़े भाई के चेहरे पर भाव देखकर हैरानी हुई। उसने नाराजगी से अपनी नाक की नोक रगड़ी और फिर चारों ओर देखा। अचानक उसने चिल्लाया जैसे उसे कुछ मिल गया हो, बड़े भाई, खेत के कोने में एक आदमी है। क्या? बाकी लोगों ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया और उस दिशा में देखा जहां उसकी उंगली इशारा कर रही थी। बाढ़ उनकी निगाहों को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई। निश्चित रूप से उन्होंने काले कपड़े पहने एक आदमी को देखा जो फूलों के बिस्तर से घास हटा रहा था। क्योंकि यह आदमी पहले से ही कद में छोटा था और क्योंकि वह घास को फावड़े से हटाने के लिए नीचे झुक रहा था और गुप्त क्षेत्र में आकाश बहुत अंधेरा और उदास था, इस कारण वे उसे कुछ समय के लिए नहीं ढूंढ पाए। नहीं, वह आदमी औषधीय जड़ी बूटियां काट रहा है। हरे रंग की महिला की नज़र तेज थी और उसने देखा कि काले कपड़े वाला आदमी फावड़े से फूल और जड़ी बूटियां जेड फूलदानों में डाल रहा था और फिर वे फूलदान गायब हो गए। जब उसे एहसास हुआ कि वह आदमी क्या कर रहा है, तो वह तुरंत चिल्लाए और बाढ़ के ऊपर से झाड़ियों में भाग गई। बाकी लोग फिर से चौंक गए और अपने दुखी हुई का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे भागे।
जैसे ही वे पास आए, जियाओ मिंग अपने स्टोरेज रिंग में जड़ी बूटियों को डालने के लिए ठीक समय पर आ गया। उनकी हरकत देखकर हरे रंग की महिला दहाड़ उठी, रुको। एक हरे रंग की चाबुक की छाया जियाओ मिंग के चेहरे की ओर झुकी। अपने शरीर को थोड़ा हिलाकर जियाओ मिंग ने हमले को चकमा दिया और आधे मीटर दूर फूलों के बिस्तर के किनारे पर पीछे हट गया, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए उस महिला को उदासीनता से देख रहा था जिसने उस पर बेखौफ हमला करने की हिम्मत की थी। जब महिला ने जियाओ मिंग की अजीब मुद्रा को देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर डर का एक संकेत दिखाई दिया। उसने जल्दबाजी में फिर से हमला नहीं किया। दोनों के बीच टकराव पल भर में पूरा हो गया था। तब तक महिला के साथी भी उसके पास पहुंच चुके थे। कई लोग एक चाप में बिखर गए। जियाओ मिंग के चारों ओर एक तन घेरा बना लिया। दुश्मन उसके सामने और घर उसके पीछे। ऐसा लग रहा था कि जियाओ मिंग के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और स्थिति खतरनाक थी। लेकिन वह कम से कम भयभीत नहीं था। इसके बजाय उसने विरोधी पक्ष की ताकत पर एक नज़र डाली। 2 पहले स्टार डू ग्रैंड मास्टर, 3 9वें स्टार डू मास्टर, 1 8वें स्टार डू मास्टर और 1 5वें स्टार डू मास्टर। ये संरेखन तुच्छ है। जियाओ मिंग विपरीत पक्ष का मूल्यांकन कर रहा था और विपरीत पक्ष स्वाभाविक रूप से उसका मूल्यांकन भी कर रहा था। बड़े लोगों में से बड़े भाई ने देखा कि जियाओ मिंग कुछ हद तक परिचित था। ध्यान से सोचा और याद किया कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। क्या यह उसके पीछे छोटा काले कपड़े वाला आदमी नहीं था और जेड क्षेत्र के सबसे करीब दूसरा था? ये सही है, ये बड़ा आदमी उस समूह का मुखिया था जो जियाओ मिंग से पहले ही जेड जोन में आ गया था। उस दुबले पतले आदमी का मुखिया जिसे टाइवू ने लापरवाही से मार दिया था, और दूसरा बड़ा आदमी उसके 3 छोटे भाइयों में से एक था। जियाओ मिंग ने भी उन्हें पहचान लिया। इससे पहले कि दूसरे कुछ कह पाते, ये बड़ा आदमी आगे बढ़ गया। जियाओ मिंग की ओर मुस्कुराते हुए उसने कहा, ओह ये भाई, क्या संयोग है, हम फिर से मिल रहे हैं। मैं जू जियान हूँ, मुझे लगता है कि हम दोस्त बन सकते हैं। जब उसके साथियों ने बड़े आदमी को ऐसा करते देखा तो उनके मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। उन्होंने कुछ और नहीं कहा, बल्कि बड़े आदमी के नक्शे कदम पर चलते हुए धीरे धीरे जियाओ मिंग के पास पहुंचे। जियाओ मिंग चुप था, उसके दिल में थोड़ी उलझन थी। यह आदमी क्या कह रहा था? दोस्त बना रहा था। मुझे लगता है कि तुम मुझसे छिपकर मिलने के लिए ऐसा कर रहे हो, है ना? अपने सामने जू जियान के प्रदर्शन को देखते हुए जियाओ मिंग ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे ले जाया और उसके हाथों में आत्मा प्रकट हुई। उसने आत्मा को जमीन में दबाया और वह चुपचाप जमीन में धंस गई। जियाओ मिंग की हरकत इतनी चुपके से थी कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। भाई, अभी तुम औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढ रहे थे, है ना? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 30 से ज्यादा छेद हैं जहाँ औषधीय जड़ी बूटियां हैं। क्यों न हम 30 जड़ी बूटियां ले लें और बाकी तुम्हारे लिए छोड़ दें। अध्याय 43, डरावना। भाई, मैंने जो कहा उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? ऐसा कहने के बाद जू जियान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ जियाओ मिंग की ओर देखा। ओह, मुझे ऐसा नहीं लगता। जियाओ मिंग की कर्कश आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, भनभनाती पहाड़ी मुठ थी। जू जियान, जिसने इस तरह के परिणाम का अनुमान लगाया था, जियाओ मिंग की आवाज गिरते ही चिल्लाया और उसके हाथों में मिट्टी के पीले रंग की डूकी हुई उभरी और उसने जियाओ मिंग के सिर की ओर मुक्का मारा। अन्य लोगों को भी जियाओ मिंग पर डू तकनीक से हमला करने की बेहद मौन समझ थी, इसलिए उन्होंने बातचीत के समय का लाभ उठाया और चुपचाप पास आ गए। इसलिए हमले एक पल में जियाओ मिंग तक पहुंच गए। ये देखकर कि काले कपड़े वाला आदमी खुद और दूसरों के हाथों मरने वाला था, भीड़ में हमला करने वाले सफेद बालों वाले आदमी ने व्यंग्य करना नहीं भूला। छोटा बौना, सच बताऊं तो अगर तुम उन्हें मार भी देते तो भी तुम शायद ही मौत से बच पाते। हा, मर जाओ। क्या बदबूदार मुंह है। सफेद बालों वाला युवक स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति था जो घने जंगल में दूसरों को भड़का रहा था और अब वह उसे कोस रहा था। जियाओ मिंग ने उसे देखा और अपनी मां की मदद से उसे ठीक से शिक्षित करने का फैसला किया। ट्यूशन उसका छोटा जीवन था। जियाओ मिंग का चेहरा नहीं बदला क्योंकि लाल डूकी हुई उसके पैरों के नीचे से उछला। एक दहाड़ के साथ वह इतनी तेजी से उनकी ओर बढ़ा कि जू जियान मुश्किल से समझ पाया। उनके हमलों से बचने के लिए उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ गया और फिर उनके बीच से चकमा देकर सीधे पृष्ठभूमि में सफेद बालों वाले आदमी की ओर बढ़ गया। वह कैसे हो सकता है? जियाओ मिंग की आश्चर्यजनक गति को देखकर जू जियान को विश्वास नहीं हुआ और वह लगभग आश्चर्य में चिल्ला पड़ा। ये स्पष्ट था कि उसके प्रतिद्वंद्वी की उजागर आभा सिर्फ एक डू ग्रैंड मास्टर थी और वह भी एक डू ग्रैंड मास्टर था, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी की गति उससे कहीं अधिक तेज थी। सफेद बालों वाले आदमी ने जियाओ मिंग को देखा,
जो उसके पास आ रहा था, और समझ गया कि वह उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, और उसके चेहरे पर एक निर्दयी रंगत दिखाई दी। उसने अपने हाथ में लंबे ब्लेड में बड़ी मात्रा में नीली डू की हुई इंजेक्ट की, जो मूल रूप से ज़ियाओ मिंग पर हमला कर रही थी, और यह गहरे नीले रंग से चमक उठी। बच्चे, मुझ पर निशाना साधना तुम्हारी गलती है, मैं एक डू ग्रैंड मास्टर हूँ। चेहरे पर भयंकर मुस्कान के साथ सफ़ेद बालों वाले आदमी ने बेरहमी से अपने हाथ में तलवार नीचे गिरा दी। शू जियान सफ़ेद बालों वाले आदमी की मदद करने के लिए अपने हमले की दिशा बदलना चाहता था, लेकिन वे लंबे समय से इस हमले की तैयारी कर रहे थे और इसे कुछ समय के लिए रोक नहीं सकते थे। वे केवल सफ़ेद बालों वाले आदमी और ज़ियाओ मिंग को जोरदार तरीके से टकराने दे सकते थे, जबकि उनका अपना हमला ज़ियाओ मिंग की मूल स्थिति पर आ गया। बूम बूम, छोटे से मैदान में दो जोरदार धमाके हुए। शू जियान और अन्य लोगों के कुछ हमले फूलों के बिस्तर पर जा गिरे, जिससे धूल का एक बड़ा बादल उठा जिसने छोटे से मैदान को घेर लिया। जब धुआं और धूल छट गई, तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने उस स्थान को देखा जहां ज़ियाओ मिंग और सफ़ेद बालों वाले युवक ने वार किए थे। उन्होंने केवल ये देखा कि सफ़ेद बालों वाले युवक ने हिलने डुलने की क्षमता खो दी थी, और उसका पूरा शरीर हिलने डुलने लगा था। शव जमीन पर पड़ा था, उसके सिर के पीछे एक बड़ा गड्ढा था और उसके मुंह से उल्टी जैसी आवाज़ आ रही थी। ज़ियाओ मिंग ने अपना एक पैर अपने चेहरे पर रखा हुआ था। ये पता नहीं है कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, लेकिन ये उसके मुंह में सही था। तलवार हाथ में थामे हुए, इस एक पल में सफ़ेद बालों वाले युवक का दिमाग काम करना बंद कर दिया। जू जियान और बाकी लोगों को बस चक्कर आ रहा था। सफ़ेद बालों वाला आदमी जू जियान के अलावा एकमात्र डू ग्रैंड मास्टर था, और यह काले वस्त्र वाला आदमी उसे एक पल में वश में करने में सक्षम था। वह कितना शक्तिशाली होना चाहिए। वे बड़ी मुसीबत में थे। जू जियान और बाकी लोग रोना चाहते थे। ये तथ्य कि ज़ियाओ मिंग सफ़ेद बालों वाले युवक को वश में करने में सक्षम था, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में उसके प्रशिक्षण से अविभाज्य था। साथ ही उसने जो डू तकनीकें अपनाई थीं, वे इन अकेले साधकों की पहुंच से परे थीं। इसके अलावा सफ़ेद बालों वाले युवक का क्षेत्र उसके अपने क्षेत्र से एक स्तर नीचे था, इसलिए ये तर्कसंगत था कि वह उसे आसानी से हरा देगा। ज़ियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए सफ़ेद बालों वाले युवक को अपने पैरों के नीचे भयंकर ताकत से रौंदा और अपने हाथ में सफ़ेद बालों वाले आदमी की लंबी तलवार को छुआ। इसे अपने स्टोरेज रिंग में रखने के बजाय उसने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया और धीरे से जू जियान और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा, अपनी स्टोरेज रिंग सौंप दो और मैं तुम्हें जल्दी से मौत दे सकता हूँ। कोई बातचीत नहीं। जियो मिंग की निर्मम हरकत को देखते हुए विभिन्न लोग भयभीत दिखे और बदसूरत चेहरों से पूछा, कोई बातचीत नहीं। जियो मिंग ने हंसते हुए धीमी आवाज में कहा, तो जाओ नरक में। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के गुंडे होने के नाते वे इस परिणाम को कैसे स्वीकार कर सकते थे। हालांकि वे जियो मिंग को हरा नहीं सकते थे, फिर भी उन्हें विरोध करना था। जू जियान कुछ करने ही वाला था कि उसके पीछे हरे रंग की ऊर्जा के एक खंभे से उसके सिर पर चोट लगी। उसका सिर तुरंत वाष्पित हो गया। जू जियान का सिरहीन शरीर खून से लथपथ भारी होकर जमीन पर गिर गया, एक ऐसा दृश्य जिसने उसके साथियों को सीधे तौर पर स्तब्ध कर दिया। जल्दी से पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने हवा में तैरती हुई एक दूधिया सफ़ेद चमकती हुई वस्तु देखी, जो स्पष्ट रूप से एक पल पहले हुए हमले का कारण थी। अलग हो जाओ और भाग जाओ। ये समझते हुए कि ज़ियाओ मिंग का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था, हरे रंग की महिला ने दहाड़ लगाए और बाईं ओर भागने के लिए आगे बढ़ गई। जब बाकी 4 लोगों ने ये सुना, तो उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दूसरी दिशा में भागने के लिए अपनी चाल-डू तकनीक का इस्तेमाल किया। ओह, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अलग होकर भाग सकते हो? ये भोलापन है। स्पिरिट, मेरे लिए उन्हें मार डालो। आदेश प्राप्त करने वाली स्पिरिट घटनास्थल से गंभीर रूप से गायब हो गई, और कुछ सेकंड बाद घने जंगल में भाग रहे कुछ लोग एक के बाद एक धड़ाम से गिर पड़े। ये दृश्य देखकर ज़ियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया। क्यों परेशान हो? अगर वे भागे नहीं होते तो वे इतनी जल्दी नहीं मरते, और अगर कई लोग एक साथ होते तो उसे थोड़ा प्रयास करना पड़ता। अपने शरीर में वापस लौट रही स्पिरिट को वापस लाने के लिए अपना हाथ लहराते हुए ज़ियाओ मिंग नीचे झुका और अपने पैरों पर सफ़ेद बालों वाले आदमी की तर्जनी से स्टोरेज रिंग ले ली। अभी तक कुछ भी जांचे बिना और अपने हाथ में तलवार अंदर रखते हुए ज़ियाओ मिंग दूसरी लाशों के पास चला गया। कुछ क्षण बाद कुछ स्टोरेज रिंग को अपनी स्टोरेज रिंग रस्सी पर लटकाने के बाद उसने अपनी खोज जारी रखी। छोटे से खेत में कुछ भी नहीं बचा था, और ज़ियाओ मिंग ने खेत में एकमात्र झोपड़ी पर अपनी नज़रें गड़ा दी। खेत में अच्छी चीजें थीं, इसलिए उसने सोचा कि झोपड़ी में भी वे होंगी।
इस विचार के साथ जियाओ मिंग ने झोपड़ी का दरवाज़ा खोला। जैसा कि उम्मीद थी, झोपड़ी में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसे झोपड़ी के बीच में टेबल पर छठी स्तरीय गोली मिली, साथ ही दूसरी और तीसरी श्रेणी की गोली बनाने की विधियां भी मिली। इन गोली बनाने की विधियों ने जियाओ मिंग को ये भी एहसास कराया कि झोपड़ी का मूल मालिक एक कीमियागर रहा होगा। यही वजह थी कि छोटे से खेत में इतनी सारी औषधीय जड़ी बूटियां थीं। इस यात्रा ने उसे अमीर बना दिया था। गुप्त क्षेत्र वास्तव में सही जगह थी, और झोपड़ी से निकलते समय जियाओ मिंग बहुत अच्छे मूड में था। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह इतनी जल्दी पहुंच जाने के कारण भाग्यशाली था और उसके आसपास कोई भी नहीं था। इसी कारण से वह दूसरों से एक कदम आगे इतने सारे सामान को पकड़ पाया। वह जानता था कि वह सिम्युलेटर में उतना भाग्यशाली नहीं था, उसके आसपास बहुत से लोग थे और वह बहुत सारी चीजें नहीं ले सकता था। छोटे से मैदान में खड़े होकर जियाओ मिंग को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। मुझे गए हुए कुछ ही समय हुआ है, आखिर उस सफ़ेद बालों वाले आदमी की लाश कैसे सूख गई, और उस सुजियान की भी। जो 2 आदमी जमीन पर पड़े थे, वे पहले ही चमड़ी और हड्डियों में बदल चुके थे। जियाओ मिंग ने दूसरे लोगों की लाशों को देखा और पाया कि वे सभी ऐसी ही थीं। उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। धिक्कार है, सिम्युलेटर ने इन विवरणों को फिर से अनदेखा कर दिया था, जो बहुत कष्टप्रद था। कोई आश्चर्य नहीं कि सिम्युलेटर में स्वयं अक्सर कुछ वर्षों से अधिक जीवित नहीं रहता था। सिम्युलेटर द्वारा कुछ विवरणों की यह निरंतर अनदेखी ही दोषियों में से एक होनी चाहिए। शाप देने के बाद जियाओ मिंग जल्दी से बाढ़ के ऊपर से कूद गया और छोटे से मैदान को छोड़कर घने जंगल में घुस गया। अध्याय 44 जानवर की आग की चाल। एक दिन बाद जियाओ मिंग घने जंगल में एक बंजर भूमि के शीर्ष पर खड़ा था। उसकी आंखों में धुंध चमक रही थी क्योंकि वह उस दृश्य को देख रहा था। उसके सामने, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सामने की जमीन बिल्कुल भी सामान्य रूप से नहीं बनी हुई थी। टूटे हुए तने वाले पेड़, जली हुई जमीन और अभी भी सुलगते हुए खूंटे इस बात के संकेत थे कि यहाँ एक भयंकर युद्ध हुआ था, और यह बंजर भूमि इसी युद्ध का परिणाम थी। ये सच था क्योंकि जियाओ मिंग की आंखों के सामने दर्जनों लाशें भयानक अवस्था में पड़ी थीं। इन लाशों का खून उनके शरीर से सूख चुका था और वे सभी सूखी लाशें बन गई थीं। ये फिर से ऐसा ही है, ये 15वीं बार है जब मैंने इस स्थिति का सामना किया है, जियाओ मिंग ने अपने दिल में सोचा। पहली बार जब उसने इसका सामना किया तो उसे लगा कि छोटे से खेत में खून चूसने में कुछ अजीब बात है। दूसरी बार जब उसने बाद में इस तरह की सूखी लाशें कहीं और देखीं तो उसे लगा कि यह किसी तरह की अजीब चीज़ है, और ऐसी चीज़ें और भी थीं। लेकिन तीसरी बार उसे ऐसा नहीं लगा। उस पर हमला करने वाले एक साधक को मारने के बाद वह उस जगह से चला गया और छाया में छिप गया, ये देखने के लिए कि खून को कौन खा रहा है। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद उसे अजीब चीज़ देखने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि खून अपने आप जमीन पर बह रहा है। ये दृश्य देखकर उसने बिना किसी परिणाम के जांच करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग किया, लेकिन वह केवल जमीन में गहरे बहते हुए खून को महसूस कर सकता था। इस दृश्य ने उसे उस समय भयभीत कर दिया। उसने सोचा कि क्या उसे खतरे में पड़ने से पहले तुरंत गुप्त क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये सोचने के बाद कि वह सिम्युलेटर में कई दिनों से गुप्त क्षेत्र में था और उसे कुछ भी खतरनाक या विशेष रूप से घातक नहीं मिला था, वह वहीं रुक गया। आखिरकार एक गुप्त क्षेत्र को खोलना बहुत मुश्किल था और वह इस तरह से जाने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। वह रुका, लेकिन हर बार जब वह उन सूखे शरीरों को देखता तो उसके दिल में बेचैनी होती और उसे हमेशा अपने दिल में एक दर्द महसूस होता। ऐसा लग रहा था कि दूसरों को भी इस समस्या का पता चल गया था, लेकिन उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उन्हें बस खजाने को लेना आता था। शायद उनके दिलों में भी डर का एक संकेत था, लेकिन उन्होंने इसे अवसर मिलने पर दबा दिया। एक आह के साथ जियाओ मिंग की हथेली से एक अलौकिक नीली लौ निकली। जियाओ मिंग ने इसे फेंक दिया और उन सूखे शरीरों में आग लगा दी, और छोड़ने वाला था जब उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने जो लौ फेंकी थी वह टिमटिमा रही थी और एक निश्चित दिशा में झुकी हुई थी। जियाओ मिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसने उस दिशा को देखा जिसमें लौ झुकी हुई थी। एक बहुत ऊंची पर्वत चोटी थी और आकाश की ओर सफेद रोशनी का एक विस्तृत स्तंभ खड़ा था, जो इस छोटी पर्वत श्रृंखला का केंद्र था। इस समय जियाओ मिंग की स्थिति वास्तव में केंद्र के बहुत करीब थी, और वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि प्रकाश के उस स्तंभ के बारे में कुछ अजीब था। स्तंभ का पूरा शरीर धीरे धीरे हिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण गायब हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रकाश का स्तंभ भी गायब होने वाला है? क्या तब कोई दूसरा मार्ग दिखाई नहीं देगा? लेकिन
एक मार्ग की उपस्थिति का भी जानवर की लौ के परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है न? ज़ियाओ मिंग ने अपनी थोड़ी रगड़ी और विचार किया। उसकी धारणा में केवल सबसे शक्तिशाली लपटें ही अन्य लपटों को पूजा करने के लिए प्रेरित कर सकती है, और सबसे परिचित एक स्वर्गीय ज्वाला थी। लेकिन ये स्थान भी ऐसा नहीं लग रहा था कि स्वर्गीय ज्वाला उत्पन्न हो सके। ज़ियाओ मिंग, जो थोड़ा हैरान था, इसे जांचने के लिए केंद्र में जाना चाहता था। लेकिन 2 घंटे पहले उसने एक बार केंद्र में डूकिंग या उच्च शक्तियों के युद्ध के उतार चढ़ाव का पता लगाया था। इससे वह थोड़ा हिचकिचाया। उस पल ज़ियाओ मिंग ने अचानक कई कदमों की आवाज़ सुनी। वह जल्दी से छिप गया। 1 दर्जन सेकंड बाद 4 आकृतियां वहां से गुजरी। वे 4 आकृतियां अभी भी जलती हुई लाशों को देखकर हैरान थीं और एक तेज कदम के साथ अपनी गति बढ़ा दी। अरे, क्या दुर्भाग्य है! यहाँ वास्तव में बहुत सारी लाशें हैं। मुझे नहीं पता कि वे किस तरह के खजाने के लिए लड़े, लेकिन बहुत से लोग मारे गए हैं। बात करना बंद करो, जल्दी करो और आगे बढ़ो। हम लगभग केंद्र में हैं, वहाँ कुछ अच्छा होना चाहिए। जब समय आएगा, हम सेना में शामिल हो जाएंगे ताकि हम खजाना ले सके, अन्यथा हम इन लाशों की तरह खत्म हो जाएंगे। समझ गया, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, छिपकर हमला करने के बारे में मत सोचो। ... वे चारों जल्दी से चले गए और छाया में छिपे हुए ज़ियाओ मिंग ने उनकी बातचीत को स्पष्ट रूप से सुना। इसे भूल जाओ, अब या कभी नहीं। अपने दांत पीसते हुए ज़ियाओ मिंग ने एक मौका लेने का मन बना लिया। वह वैसे भी केवल एक नज़र डालने जा रहा था, और ऐसा नहीं था कि वह एक शक्तिशाली डू किंग के खिलाफ लड़ रहा था। एक नज़र डालना अच्छा होगा, है न? प्रकाश स्तंभ की असामान्यता निश्चित रूप से कई लोगों द्वारा देखी गई थी, और ब्लैक कॉर्न क्षेत्र के इन हताश लोगों के चरित्र को देखते हुए, चूंकि उन्होंने प्रवेश करने की हिम्मत की थी, वे निश्चित रूप से केंद्रीय बिंदु की ओर भागने की हिम्मत करेंगे। उसने नहीं सोचा था कि वह इतना बदकिस्मत होगा कि एक डू राजा उसे पालेगा। ऐसा सोचकर ज़ियाओ मिंग ने खुद को आश्वस्त किया और चारों का पीछा किया। लोग जिस दिशा में गए थे, उसी दिशा में थे। ... आधे घंटे बाद ज़ियाओ मिंग पर्वतमाला के केंद्र में पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था। 4 आदमी जो उसके पीछे चल रहे थे, वे उसके पीछे पेड़ की शाखाओं में छिपे हुए थे, और ज़ियाओ मिंग भी उसी तरह एक पेड़ की शाखा में छिपा हुआ था। स्वाभाविक रूप से ज़ियाओ मिंग और अन्य लोगों के ऐसा करने का एक कारण था। वास्तव में पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी के शीर्ष को समतल कर दिया गया था और पूरे शीर्ष पर पेड़ लगाए गए थे। केवल केंद्र को खुला छोड़ दिया गया था और बाहर की तरह ही एक ज़ैड क्षेत्र बनाया गया था। ज़ैड क्षेत्र के केंद्र में प्रकाश का स्तंभ था, और उनकी पीठ पर पंख वाले कई लोग थे। टाई वू, सू मेई, युआन यी, 3 याओ भाई और अन्य शक्तिशाली लोग जिन्हें ज़ियाओ मिंग ने देखा था, वे मौजूद थे, और कई शक्तिशाली लोग जिन्हें उसने पहले नहीं देखा था, वे भी दिखाई दिए। और इस समय टाई वू और अन्य लोग पीछे नहीं हट रहे थे। इसके बजाय वे प्रकाश के स्तंभ पर हमला करने के लिए अपने प्रयासों को जोड़ रहे थे। यह असाधारण था जब एक डू किंग और एक डू सम्राट पावरहाउस ने हमला किया। ये पहली बार था जब ज़ियाओ मिंग ने एक डू किंग के ऊपर एक पावरहाउस को औपचारिक रूप से हमला करते देखा था। उसके प्रत्येक हमले से सैकड़ों मीटर की डूकी हुई ऊर्जा तरंगें भड़क सकती थीं। इनसे निकलने वाले कभी कभार होने वाले झटकों से ज़ियाओ मिंग का दिल कांप उठता था। उसकी गणना के अनुसार अगर वह अनजाने में मारा जाता तो सिर्फ ये लीक हुए युद्ध के झटकों से ही उसे एक पल में चोट लग सकती थी। अगर इन हमलों का खास लक्ष्य वह होता, तो उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिलता और वह तुरंत मर जाता। हैरानी की बात यह है कि इन डू किंग और डू सम्राट के भयानक हमलों के तहत प्रकाश का स्तंभ केवल थोड़ा कांप रहा था। ये भी कहना होगा कि यह काफी कठिन था, सिवाय इसके कि सू मेई और अन्य लंबे समय से हमला कर रहे थे। प्रकाश के स्तंभ से प्रकाश पहले ही मंद होना शुरू हो गया था, और ज़ियाओ मिंग को प्रकाश के स्तंभ के अंदर प्रकाश की कुछ गेंदें फड़फड़ाती हुई दिखाई दे रही थीं। यह बाहर के प्रकाश के खंभे से अलग था, लेकिन क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा थी, ज़ियाओ मिंग ये नहीं देख पाया कि यह क्या था। हालांकि उसने अनुमान लगाया कि यही चीजें थीं जिसकी वजह से टाई वू और दूसरे लोगों ने प्रकाश के खंभे पर हमला किया। सू मेई और दूसरे लोगों ने भी देखा कि प्रकाश का खंभा धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था, और उन सभी के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। अपने हाथों में हमलों की तीव्रता को बढ़ाते हुए, उनकी हरकतों को देखते हुए और उन ऊर्जा तूफानों को महसूस करते हुए ज़ियाओ मिंग को लगा कि ये दुनिया बहुत खतरनाक है और उसने यहाँ आकर बहुत लापरवाही बरती है। भाग जाने के बारे में क्या ख्याल है? ज़ियाओ मिंग ने मन ही मन सोचा। ऐसा नहीं था कि वह कायर था,
अपनी मजबूत मानसिक शक्ति की बदौलत ऊपर के डू किंग और डू सम्राट के अलावा उसने आसपास के जंगलों में कई लोगों की सांसों को महसूस किया था। उनमें उच्च पदस्थ डू स्पिरिट और डू ग्रैंडमास्टर की कमी नहीं थी। इनमें से ज्यादातर लोग 3 या 2 के समूहों में इकट्ठे हुए थे। जियाओ मिंग को लगा कि यहाँ अकेले रहना उसके लिए नुकसानदेह है और डू किंग के बिजली के झटकों से उसे मौत के घाट उतार दिए जाने का जोखिम था। ये देखने के लिए कि जानवर की आग को अलग तरीके से कैसे चलाया जा सकता है, इतना बड़ा जोखिम उठाना थोड़ा आवेगपूर्ण लग रहा था। जैसे ही जियाओ मिंग भागने वाला था, प्रकाश का स्तंभ अंततः सू मेई और अन्य लोगों के हमलों के आगे टिक नहीं पाया। एक झटके के बाद प्रकाश का स्तंभ हिंसक रूप से टूट गया। जब प्रकाश का स्तंभ टूटा तो उसका अंदरूनी हिस्सा उजागर हो गया, जिसमें प्रकाश की सैकड़ों गेंदें तैर रही थीं और एक काला चैनल उभर आया। प्रकाश के स्तंभ की बेड़ियां खोने वाली प्रकाश की गेंदें तुरंत सभी दिशाओं में निकल गईं। अध्याय 45 रक्त लाल छाया। आसमान में तेज गति से सभी दिशाओं में उड़ती हुई उन प्रकाश की गेंदों को देखकर टाई वू, सू मेई और अन्य लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने लगभग पूरे दिन कड़ी मेहनत की थी, वे उन्हें भागने नहीं दे सकते थे। जल्दी करो और उन्हें ले लो। सैकड़ों मीटर की सुनहरी डूबी हुई आसमान में एक विशाल हाथ में बदल गई और विशाल हाथ के मास्टर टाई वू ने इस हथेली को नियंत्रित करके भागते हुए प्रकाश की कई गेंदों को पकड़ लिया। 100 मीटर के विशाल हाथ ने आसपास की प्रकाश की गेंदों को भागने में असमर्थ बना दिया। विशाल हाथ में प्रकाश के द्रव्यमान ने बेतहाशा संघर्ष किया, लेकिन टाई वू की सुनहरी मोटी डूबी के तहत ये संघर्ष बस बेकार थे और वे केवल इसमें मजबूती से फंस सकते थे। संघर्ष के बीच में प्रकाश की गेंदों की सफेद चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई, जब तक यह अंततः गायब नहीं हो गई और टाई वू के हाथों में सफलतापूर्वक पकड़ ली गई। 6ठी श्रेणी की गोली, पवन विस्फोट की गोली, जुबान श्रेणी की उच्च डू तकनीक, भूत छाया कदम और 6ठी श्रेणी का जादुई जानवर जादूकोर। इन वस्तुओं को देखकर टाई वू का चेहरा खुशी से भर गया। चाहे वह उच्च स्तरीय जुबान क्लास डू तकनीक हो, 6ठी टियर की गोली हो या 6ठी श्रेणी का मैजिक बीस्ट मैजिक कोर हो, ये ऐसी चीजें थीं जो उसके पास मुश्किल से ही थीं। खासकर 6ठी रैंक के मैजिक कोर, 6ठी रैंक के मैजिक बीस्ट की बुद्धिमत्ता किसी भी इंसान से कम नहीं थी और मोटी त्वचा और मांस के साथ यह उसके लिए उसी रैंक के जादुई जानवर को मारना बहुत मुश्किल था। इसलिए इस स्तर के जादुई कोर बहुत मूल्यवान थे। उसके हाथ में 6ठी रैंक के जादुई जानवरों के कोई जादुई कोर नहीं थे। उसे इस बार ये अच्छी चीजें मिलने की उम्मीद नहीं थी। भले ही वे एकमात्र चीजें थीं जो उसने प्राप्त की थी, उन्होंने यात्रा को सार्थक बना दिया था। टाई वू खुश था। टाई वू के कदम बढ़ाते ही आकाश में मौजूद अन्य शक्तिशाली लोगों ने भी एक के बाद एक अपनी चालें चली। उनमें से प्रत्येक ने किसी न किसी तरह से कुछ हासिल किया। कुछ के चेहरे पर खुशी थी, जबकि अन्य के चेहरे उदास थे। ये स्पष्ट था कि प्रकाश की गेंदें हमेशा उपयोगी चीजों से भरी नहीं होती थीं। हालांकि आकाश के ऊपर कई मजबूत लोग स्थित थे, लेकिन प्रकाश की सैकड़ों गेंदें थीं और गेंदों की गति बहुत तेज थी। इसलिए हमेशा ऐसी मछलियां होती थीं जो जाल में फंस जाती थीं और पकड़ी नहीं जाती थीं और दूसरी दिशाओं में उड़ जाती थीं। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि प्रकाश की गेंदों का लगभग 3/5वां हिस्सा वास्तव में पकड़ा नहीं गया था। इन प्रकाश की गेंदों के लिए आकाश में मौजूद शक्तिशाली लोग स्वाभाविक रूप से हार नहीं मानते, और वे डू स्पिरिट्स, डू ग्रैंड मास्टर्स और यहाँ तक कि डू मास्टर्स, जो आधे दिन से जंगल में इंतजार कर रहे थे, इस पल का इंतजार कर रहे थे। वे सभी प्रकाश की गेंदों के पीछे चले गए। अचानक पहाड़ की चोटी पर अराजकता फैल गई। विभिन्न रंगों के डूबी हुई पहाड़ को तोड़कर बाहर आए। जियाओ मिंग, जिसने जाने की योजना बनाई थी, एक पेड़ की शाखा पर छिप गया और अपनी दिशा में आती हुई प्रकाश की गेंद को देखा, थोड़ा हिचकिचाया। प्रकाश की यह गेंद बस उसे लुभा रही थी। क्या वह अब भाग जाएगा या वह प्रकाश की उस किरण को लेने जा रहा था? जियाओ मिंग थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन उसके आसपास के लोग हिचकिचाए नहीं। खास तौर पर वे 4 लोग जिनका वह पीछा कर रहा था, जो जियाओ मिंग से कुछ ही दूरी पर एक बड़े पेड़ में छिपे हुए थे। उन्होंने अपनी ओर आती हुई रोशनी की गेंद को देखा और उन सभी के चेहरे खुशी से भरे हुए थे। हा 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 हा, आकाश की भी आंखें हैं। धमाका! उनके पैरों के नीचे एक बल लगा। प्रतिक्रिया बल के कारण पेड़ हिंसक रूप से हिल गया और पत्तियां तूफान की तरह नीचे गिर गईं। उनमें से 4 एक काली छाया में बदल गए और हवा में रोशनी की गेंद को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। चारों ने निर्णायक रूप से कदम बढ़ाया और उनकी कार्रवाई का समय अच्छी तरह से चुना गया था।
सामान्य विकास के अनुसार उन्हें प्रकाश की गेंद को रोकने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन क्षेत्र में कुछ से अधिक घात लगाने वाले थे और उनका अंत पहले से ही तय था। गड़गड़ाहट। वन के विभिन्न हिस्सों से कई ढुकी हमले हुए जो सटीकता के साथ उन पर निशाना साध रहे थे। आह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने नीचे से आ रहे उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए और अपनी आंखों को नीचे की ओर घुमाते हुए वे चारों अपनी आंखें चौड़ी करके खड़े हो गए। बेशक उन्होंने हिम्मत की। 4 लोगों के गिरोह को देखकर, जो हवा में अपनी ताकत का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे और आसानी से मारे जा सकते थे, ज़ियाओ मिंग ने बड़बड़ाया। ये कुछ लोग अभी भी बहुत नौसिखिए थे, अभी तक इतने शांत नहीं थे कि खजाने से अभिभूत न हो, जिसके कारण वे सीधे जीवित लक्ष्य बनने के लिए एक साथ भागे। 4 लोग होने के नाते अगर वे 3 को पहरेदारी के लिए और एक व्यक्ति को प्रकाश की गेंद लेने के लिए छोड़ देते, वे अब मर नहीं गए होते, है न? ज़ियाओ मिंग के विचारों को कोई नहीं जानता था, और जब 4 लोगों का गिरोह मर गया तो प्रकाश की गेंद रुकी नहीं, बल्कि अपने मूल प्रक्षेपवक्र के अनुसार उड़ गई। जंगल में छिपे और 4 लोगों के गिरोह पर हमला करने वाले वे लोग चुपचाप खड़े नहीं रह सकते थे। एक एक करके वे छाया से बाहर निकले और प्रकाश की गेंद की ओर बढ़े। हर किसी के लिए केवल एक ही लक्ष्य था, इसलिए प्रतिस्पर्धा भयंकर थी। अपने लिए प्रकाश की गेंद पाने के लिए वे दूसरों पर हमला करना भूले बिना उसकी ओर भागे। विभिन्न रंग की ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने पास के जंगल पर भी थोड़ा दबाव डाला। टस्क, ये काफी शानदार दृश्य है। अपने सामने लड़ रहे समूह में कई डू स्पिरिट्स को देखते हुए और फिर दूरी में लड़ रहे डू किंग को देखते हुए ज़ियाओ मिंग ने अपनी जीभ चटकाई। इस बार संदेह करने की कोई बात नहीं थी, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। जाना ही बेहतर था। धमाका। जैसे ही ज़ियाओ मिंग फिर से जाने के बारे में सोच रहा था, आकाश में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और मूल रूप से अंधेरा आकाश और भी गहरा हो गया। जेड जोन के केंद्र में काला स्थानिक मार्ग रक्त लाल लहर से भर गया। एक विशाल रक्त लाल हाथ उसमें से निकला और जेड जोन पर दबाया और एक खूनी सड़ा हुआ गंध सभी दिशाओं में फैल गया। इस तरह के बड़े हंगामे ने स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कुछ लोग जो अभी भी संघर्ष कर रहे थे, वे विचलित होकर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। मेरी माँ, यह क्या बकवास है? एक शक्तिशाली डू राजा ने कुछ डू आत्माओं को मार डाला था जिन्होंने उसके सामने खजाने को छीनने की हिम्मत की थी, और अपने हाथों में खजाने को अपने भंडारण की अंगूठी में भरने के बाद वह मदद नहीं कर सका, लेकिन सांस रोककर पूछ रहा था क्योंकि वह विशाल रक्त लाल हाथ को देख रहा था जो 10 मीटर से अधिक चौड़ा था। क्या ये किसी प्रकार का जानवर का हाथ था? ये किसी जानवर जैसा नहीं दिख रहा था, बल्कि एक इंसान के हाथ जैसा था। इसके अलावा ये हाथ अभी भी मैं शुद्ध और सरल रक्त ऊर्जा से बना हुआ लग रहा था। ऊर्जा में उतार चढ़ाव उसके अपने से भी अधिक था। ये बहुत अजीब था। कोई भी इस डू किंग के सवाल का जवाब नहीं दे सका। टाई वू, सू मेई और युआन यी, 3 डू सम्राटों ने भी अपनी हरकतें रोक दी और हाथ को देखकर भौहें सिकुड़ ली। उन्हें भी नहीं पता था कि यह क्या है। उनके अंदर केवल एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। विशाल रक्त लाल हाथ की हरकत ने उनकी बेचैनी की भावना की पुष्टि की। विशाल रक्त लाल हाथ ने क्षेत्र के खिलाफ दबाव डाला, थोड़ी देर के लिए स्थिर रहने के बाद वास्तव में बाहर की ओर फैला। ऐसा लग रहा था कि हाथ में अभी भी एक मालिक था और वह स्थानिक चैनल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन यह विफल रहा। ये गुप्त मार्ग बहुत छोटा था। ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष ने भी इस समस्या का पता लगा लिया था और विशाल लाल हाथ धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। जैसे जैसे ये छोटा होता गया, विशाल हाथ गुप्त मार्ग की ओर सिकुड़ता गया, जब तक कि वह अंततः गायब नहीं हो गया। भीड़ के चौंकने का इंतजार किए बिना लगभग 6 फीट लंबी एक रक्त लाल आकृति काली काली गली से उभरी, जिसके चारों ओर रक्त की आभा घूम रही थी और सभी दिशाओं में रक्त की और भी तेज गंध फैल रही थी। ये फिर से आ गया। जिस क्षण ये दिखाई दिया, ज़ियाओ मिंग के भीतर का ज्वाला जानवर जाग उठा। हालांकि जैसे कि यह मुख्य गुरु नहीं था और मुख्य गुरु स्थानिक चैनल में था, इसलिए इसे शांत करने की भी जरूरत नहीं थी। जानवर की ज्वाला जल्दी से शांत हो गई। दहाड़। चौक में रक्त लाल आकृति जो अभी अभी दिखाई दी थी, उसने अपना बड़ा रक्त लाल मुंह खोला और एक लंबी, बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ आकाश की ओर देखा। ये शक्ति निश्चित रूप से एक डू सम्राट थी। ये किसको पुकार रहा था? ज़ियाओ मिंग ने मुश्किल से अपने कान बंद किए और अपने दिल में इस रक्त लाल राक्षस की ताकत से बहुत हैरान था। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे चौंका दिया। घने जंगल से रक्त लाल ऊर्जा की एक धारा निकली और रक्त लाल आकृति के खुले मुंह में उड़ गई, और इस रक्त ऊर्जा का स्रोत घने जंगल में लाशें थीं जो खजाने के लिए लड़ते हुए मर गई थी।
भाड़ में जाओ, ये रक्त ऊर्जा चूस रहा है। क्या ये वही है जिसने इन लाशों को पहले सुखा दिया था? जियाओ मिंग की दूरी पर एक युवक ने सदमे में कहा। बहुत बड़ी मात्रा में रक्त क्यूई क्षेत्र में प्रवेश कर गया और रक्त छाया की आभा तेजी से बढ़ रही थी, पूरे क्षेत्र पर हावी हो रही थी, बिना किसी छिपे हुए द्वेष को प्रकट कर रही थी। ऐसी परिस्थितियों में सभी की लड़ाई अचानक रुक गई। कुछ प्रकाश की गेंदों ने भागने का अवसर जब्त कर लिया। युआन यी, सू मेई, ये शक्तिशाली लोग पीले चेहरे के साथ दू सम्राट के शीर्ष की ओर बढ़ते हुए रक्त लाल आकृति को देखते थे और अलार्म में चिल्लाते थे, जल्दी करो, इसे रोको। अध्याय 46, रक्त की संघनित छाया सुरक्षा संरचना। जैसे ही सू मेई और अन्य लोगों के शब्द गूंजे, हमला शुरू हो गया। अन्य दो किंग स्तर के शक्तिशाली लोगों ने भी एक साथ हमला किया। 1 दर्जन शक्तिशाली दू की ऊर्जा हमलों ने मानव आकृति पर सभी दिशाओं से हमला किया। रक्त के रंग की आकृति की 2 मीटर लंबी आकृति उन 10 दर्जनों या सैकड़ों मीटर के हमलों के बीच इतनी महत्वहीन लग रही थी, मानो इसे किसी भी क्षण कुचल दिया जा सकता है। तर्कसंगत रूप से कहें तो 3 दू सम्राटों और 1 दर्जन दू राजाओं के संयुक्त हमले के तहत एक वास्तविक शिखर दू सम्राट को भी 1 या 2 पल के लिए इससे बचना होगा। आखिरकार एक दू सम्राट की शिखर शक्ति अभी भी इन दू राजाओं और दू सम्राटों को कुचलने में सक्षम नहीं थी। दूसरे शब्दों में, शिखर दू सम्राट भी इन लोगों को हरा नहीं सका। हालांकि रक्त छाया रक्त की चूसने में इतनी तल्लीन थी कि उसमें चकमा देने की इच्छा शक्ति नहीं दिखी, न ही उसने कोई रक्षात्मक ढाल बनाई। तो इस तरह के हमले के तहत खून की छाया भी सभी को आश्चर्यचकित करते हुए खूनी धुंध में बदल गई। खूनी धुंध को देखकर सभी ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उस चीज में कोई बुद्धिमत्ता नहीं थी, अन्यथा अगर उसे अनियंत्रित रूप से बढ़ने दिया जाता तो उसे हराना थोड़ा मुश्किल होता। आखिरकार पिछले 2 दिनों में गुप्त क्षेत्र में कई लोग मर चुके थे। अगर उसे जारी रखने की अनुमति दी जाती तो वह दू पूर्वज की ताकत तक पहुंच सकता था। अब जब खून से लथपथ आकृति क्षत विक्षत हो गई थी तो ये काफी आश्वस्त करने वाला था। नहीं, वह चीज मरी नहीं है। टाई वो उन सभी में सबसे मजबूत खून की धुंध को देखा जो घूम रही थी लेकिन फैल नहीं रही थी, और कर्कश आवाज में कहा, क्या? सू मेई उसके बगल में ये सुनती है, और उसका सुंदर चेहरा चौंका। वह जल्दी से देखने के लिए दौड़ी और निश्चित रूप से खून की धुंध का टुकड़ा उभरा और मानव रूप ले लिया। स्तब्ध, सू मेई ने एक और हमला किया। इस बार हमले ने सफलतापूर्वक उस मानव रूप को तितर-बितर कर दिया जो इकट्ठा होने वाला था। हालांकि सू मेई के हमले से रक्तधुंध क्रोधित हो गई। इसने अब मानव रूप बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक झटके के बाद रक्त लाल ऊर्जा की एक बहुत बड़ी लहर रक्तधुंध से बाहर निकली, जो गहरे लाल रंग में बदलने वाली थी और सभी दिशाओं में बढ़ गई। जैक क्षेत्र के आसपास के जंगल में अशांत जल में मछली पकड़ने वाले लोग ये दृश्य देखकर शांत नहीं हुए। जल्दी करो, अपना बचाव करो येस। अरे भागो, यहाँ मत रहो। दुर्भाग्य से इन लोगों के लिए, हालांकि वे भागना चाहते थे, वे इस रक्त की उई को पीछे नहीं छोड़ सकते थे, और एक एक करके जो लोग भाग गए उन्हें पकड़ लिया गया और ढक दिया गया। आश्चर्यजनक रूप से पकड़े जाने पर वे बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे रक्त लाल ऊर्जा एक साधारण धुंध थी। अभी अभी जियाओ मिंग, जो चुपके से प्रकाश की एक गेंद को पकड़ने गया था जबकि अन्य रक्त लाल आकृति से विचलित थे, ने भी ये दृश्य देखकर अपनी पुतलियां सिकोड़ लीं। वास्तव में वह नहीं सोचेगा कि यह चीज बिल्कुल भी हानिकारक नहीं थी। उसके हाथ में जो स्क्रॉल अभी अभी आया था उसे उसके स्टोरेज रिंग में फेंकने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि वह जल्दी से अपने शरीर में डूक्यूई को सक्रिय कर बाहर की तरफ डूक्यूई का एक मोटा कवच बना ले। इसके अलावा यह महसूस करते हुए कि यह पर्याप्त सुरक्षित नहीं था, उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक मारक गोली निकाली और उसे अंदर फेंक दिया। उसके मुंह से, ये पर्याप्त नहीं है, जियो मिंग ने बुदबुदाया, अभी भी अनिश्चित महसूस कर रहा था। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से 2 तरह की गोलियां निकाली और उन्हें सीधे अपने मुंह में डाल लिया। एक बोतल ने उसकी डूक्यूई को फिर से भर दिया और दूसरी ने उसके घावों को ठीक कर दिया। ऐसा करने के ठीक बाद जियो मिंग को ऊर्जा की एक तेज लहर ने मारा। डूक्यूई का कठोर कवच एक भी बचाव के रूप में काम नहीं आया और सीधे रक्त लाल ऊर्जा द्वारा छेदा गया। एंटीडोट गोलियां, उपचार गोलियां और यहाँ तक कि क्यूई वापसी गोलियां जो जियो मिंग ने तैयार की थी, वे सभी व्यर्थ थीं, क्योंकि रक्त ऊर्जा ने उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इस स्थिति का सामना करते हुए जियो मिंग के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखी। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ
उसने अपने शरीर के अंदर रक्त लाल डूक्यूई का स्पर्श पाया। कहने की जरूरत नहीं है, ये निश्चित रूप से उसकी डूक्यूई नहीं थी। जियो मिंग ने अपने शरीर में डूक्यूई को प्रसारित किया, रक्त लाल डूक्यूई के इस निशान को दूर करने की कोशिश की। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, डूक्यूई का ये निशान पहाड़ की तरह अचल था। यहाँ तक कि जब उसने अपनी जानवर की लौ का इस्तेमाल किया तो भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में केवल जियाओ मिंग का थोड़ा उदास चेहरा देखा जा सकता था, जैसा कि उसने कहा, क्या हो रहा है, क्या मुझे चिन्हित किया जा रहा है? ये केवल जियाओ मिंग ही नहीं था जिसने अपने शरीर के भीतर अंतर की खोज की थी। आकाश के ऊपर उन डू सम्राट और डू राजा ने भी अपने शरीर के भीतर अंतर की खोज की थी। अभी वे अपनी मजबूत ताकत पर भरोसा कर रहे थे और रक्त छाया का रक्त लाल उतार चढ़ाव उन्हें केवल एक छोटा सा धोखा लग रहा था और इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता था। इसलिए वे केवल खुद को बचाने के लिए एक ऊर्जा ढाल पकड़े हुए थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि रक्तलाल लहर इतनी अजीब थी कि उनकी ढालों का थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। परिणामस्वरूप उन सभी के शरीर के अंदर रक्तलाल ऊर्जा का एक निशान रह गया था। उस ऊर्जा और रक्त रंग की आकृति के बीच संबंध को महसूस करते हुए युआनी, टाइवो और अन्य लोग उदास दिखे। ऐसा लग रहा था कि यह चीज उनके अंदर ही बस गई थी। वास्तव में वे लंबे समय से वहां से चले जाना चाहते थे, सिवाय इसके कि जैद क्षेत्र में अभी भी एक गुप्त मार्ग था और उनमें से कुछ अनिच्छुक थे। अब उनके लिए वहां से जाना असंभव था, भले ही वे चाहते हों। कोई नहीं जानता था कि यह चीज गुप्त क्षेत्र को छोड़कर फिर उन्हें खोजने के लिए इस ऊर्जा धागे का अनुसरण करेगी या नहीं। अगर वास्तव में ऐसा हुआ तो जब समय आएगा तो अकेले रह गए लोग निश्चित रूप से इस रक्त छाया का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वैसे भी अब उनमें से बहुत से लोग थे, इसलिए वे बाद में समस्या से छुटकारा पाने के बजाय अभी सब कुछ एक साथ कर सकते थे। ये डू राजा और डू सम्राट सभी पुराने लोमड़ी थे और जब वे एक दूसरे को देखते थे तो वे एक दूसरे का मतलब समझते थे। अपने सिर को हिलाते हुए वे सभी गहरे लाल रक्तधुंध को मारने के लिए अपनी ऊर्जा एकत्र करते थे। हमला किया गया रक्तधुंध गुप्त मार्ग में वापस चला गया। सू मेई और अन्य लोगों के उनके पीछे भागने का इंतजार किए बिना रक्त लाल आकृति ने अपने शरीर को संकुचित किया और प्रकाश की गति से वापस भागी। गुप्त मार्ग के दूसरी ओर कुछ है जो उसे तुरंत अपना शरीर वापस पाने की अनुमति देता है, उसे गुप्त मार्ग से दूर ले जाता है। तीनों अनुभवी याओ भाइयों ने ये दृश्य देखकर चिल्लाया, धमाका। फिर उन तीनों ने एक साथ हमला किया, ऐसे उतार चढ़ाव के साथ हमला किया जो आश्चर्यजनक रूप से एक डू सम्राट के हमले के समान थे। दहाड़। रक्त रंग की आकृति अब निष्क्रिय नहीं खड़ी थी, बल्कि इसके बजाय उसके बाएं हाथ से रक्त लाल ऊर्जा निकली, जिसने आश्चर्यजनक रूप से उनके हमलों को आसानी से रोक दिया। उसके बाद एक मुट्ठी के आकार की लाल गेंद उसके मुंह से निकली और तीनों याओ भाइयों की ओर उड़ गई। ऊर्जा की लाल गेंद असाधारण थी और जब तीन भाइयों में से एक याओ दा ने हमला देखा तो उसने अपने दाहिने हाथ में अपनी डूक्यूई को इकट्ठा किया और लाल गेंद से टकराया। जिस क्षण उसने संपर्क किया वह हिल गया और बहुत दूर उड़ गया। खांसी बहुत मजबूत। याओ दा के मुंह के कोने से खून की धार बह निकली। दूसरे पक्ष ने एक ही वार में उसे घायल कर दिया। ये थोड़ा गड़बड़ था। जब दूसरों ने देखा कि याओ दा घायल हो गए हैं तो उन्होंने भी सोचा कि उन्हें खड़े होकर तमाशा नहीं देखना चाहिए। वे लड़ाई में शामिल हो गए और दोनों पक्ष तुरंत वे और भी ज्यादा हिंसक लड़ाई में शामिल हो गए। ब्लड शैडो ने अकेले ही 1 दर्जन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और किसी भी समय नुकसान में नहीं रहा, जो भयानक था। समय समय पर कुछ भयानक हमले दूर आसमान में दिखाई देते थे। जियाओ मिंग दूर खड़ा था, भयानक युद्ध के मैदान को देख रहा था और चुपके से सू मेई और अन्य लोगों के लिए जयकार कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सीधे इस खूनी लाल आकृति को मार देंगे। आखिरकार वह भी निशाने पर था। अगर उसकी ताकत की कमी नहीं होती तो वह ऊपर जाकर उस शापित छाया को खुद ही मार डालना चाहता। थोड़ी देर तक देखने के बाद जियाओ मिंग को अचानक एहसास हुआ कि उसके हाथ में अभी भी एक स्क्रॉल था। ये पता चला कि वह अभी ब्लड शैडो के हमले से हैरान हुआ था और वास्तव में उसे अपने स्टोरेज रिंग में रखना भूल गया था। अब अपने हाथ में क्या था ये देखते हुए जियाओ मिंग उसे सीधे स्टोरेज रिंग में रखना चाहता था, लेकिन उसने इसके बारे में सोचा। उसने इसे पाने के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया था, इसलिए पहले ये जानना बेहतर था कि उसे क्या मिला है। इसलिए उसने स्क्रॉल पर छोटे अक्षरों की ओर इशारा किया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। जियाओ मिंग ने मन ही मन कहा, ब्लड क्यू कंडेंसर्ड शैडो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन। जियाओ मिंग को लगा कि उसे कुछ उल्लेखनीय मिल गया है।
ब्लड क्यू की कंडेंसर्ड शैडो। जियाओ मिंग ने अपनी आंखें उठाईं और उस ब्लड शैडो को देखा जो लड़ाई से दूर और दूर जा रहा था। ब्लड क्यू कंडेंसर्ड शैडो संभवतः उस चीज को संदर्भित नहीं कर सकता है ना? संदेह की इस चमक के कारण जियाओ मिंग ने स्क्रॉल को आगे बढ़ाया। सरसरी तौर पर देखने के बाद जियाओ मिंग ने चुपके से कहा, यह वास्तव में इस ब्लड शैडो को संदर्भित करता है। स्क्रॉल के परिचय के अनुसार ब्लड क्यू कंडेंसर्ड शैडो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन मूल रूप से उस कबीले द्वारा बनाया गया एक फॉर्मेशन था जिसका गुप्त क्षेत्र था। ये संरचना जीवित आत्माओं की रक्त ऊर्जा के साथ रक्त छाया को संघनित कर सकती है और फिर यह रक्त छाया उस व्यक्ति द्वारा छोड़े गए साधनों के आधार पर दुश्मन के सहयोगी के बीच अंतर कर सकती है जिसने संरचना स्थापित की है, और फिर यह केवल दुश्मन पर हमला करेगी। सहयोगी और दुश्मन के बीच अंतर करने के लिए रक्त छाया का तरीका सरल था, जियाओ मिंग के शरीर पर रक्त लाल निशान। यदि कोई अपने शरीर से सभी रक्त लाल डुकी को परिष्कृत और हटा सकता है तो रक्त छाया हमला नहीं करेगी। यदि कोई नहीं कर सकता है तो वह दूसरे पक्ष के हमले का लक्ष्य है, और केवल जब वह गुप्त क्षेत्र छोड़ देता है तो उस पर हमला नहीं किया जाएगा। रक्त छाया पहले लोगों पर हमला नहीं करती है क्योंकि उस समय तक उसने अभी तक निशान लगाना शुरू नहीं किया है। जब यह निशान लगाना समाप्त कर देता है तो यह जवाबी हमला करना शुरू कर देता है। जियाओ मिंग के हाथ में स्क्रॉल ने इस महान संरचना को स्थापित करने की सटीक विधि दर्ज की और इस आंतरिक अंकन को परिष्कृत करने की विधि भी। स्क्रॉल पर उन तकनीकों को याद करते हुए जियाओ मिंग जल्दी से बैठ गया। जियो मिंग ने जो जगह ढूंढी थी वह बहुत सुनसान थी, इसलिए किसी ने उसे परेशान नहीं किया। एक चौथाई घंटे बाद उसने महसूस किया कि उसके शरीर से खून का लाल निशान गायब हो गया है। जियो मिंग के मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। अब उस पर खून की छाया का हमला नहीं होगा। यह मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई। जियो मिंग ने सोचा कि उसने आने का जोखिम क्यों उठाया। जानवर की लौ को अलग तरीके से क्या गति दे सकता है? उसने, जिसने रक्त की हुई संघनित छाया सुरक्षा गठन स्क्रॉल पढ़ा था, निश्चित रूप से जानता था कि रक्त छाया में ये क्षमता नहीं थी, इसलिए यह मार्ग में कुछ और होना चाहिए। उस सू मेई और टाइवू को देखकर जो उससे दूर और दूर लड़ रहे थे, साथ ही 2 स्पिरिट्स और 2 ग्रैंड मास्टर्स जो रक्त छाया से डर गए थे और प्रकाश की गेंदों की तलाश में जगह छोड़ गए थे। पेड़ की शाखा से कूदते ही जियो मिंग की आंखें चमक उठी और वह मार्ग में भाग गया। ये सही है, वह मार्ग में प्रवेश करने और अंदर देखने जा रहा था। स्क्रॉल के अनुसार इस मार्ग को संरचना के हृदय से जोड़ा जाना चाहिए जहां रक्त छाया ने आकार लिया था। अंदर रक्त छाया के अलावा कुछ भी आक्रामक नहीं होगा। वह अंकन तकनीक को भी परिष्कृत कर सकता था, तो उसे किस बात का डर था? सू मेई और अन्य लोग रक्त छाया के साथ आगे और आगे लड़ रहे थे, जिससे उसे अवसर मिला। बेशक गुप्त मार्ग वहां था, और ऐसा नहीं था कि वहां ऐसे लोग नहीं थे जिनके पास जियाओ मिंग के समान विचार थे। दुनिया में साहसी लोगों की कभी कमी नहीं होती। जब जियाओ मिंग ने अंतरिक्ष मार्ग में प्रवेश किया तो कई लोग पहले ही अंदर प्रवेश कर चुके थे।